नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आप सभी को कोनेक्सिया हाई फ्लैश में स्वागत है। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको ऑलवेज इमर्जिंग कंपनीज के बारे में बताते हैं, इनके बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रमोटर्स के साथ आपको एक बार मिलवाए। ये कंपनी बेसिकली स्पाइसेस के बिजनेस में आती है और कंपनी का नाम है श्रीवरी स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड। और हमारे साथ आज बहुत प्रिविलेज है कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण दास राठी जी हमारे साथ हैं। नारायण जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम और हमको यकीन है सर आप हमसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो हमारे व्यूअर्स को बहुत काम में आएगा। तो डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच एंड वी कैन स्टार्ट। नमस्कार अविनाश जी। तो नारायण जी, पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि आपके बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे और ये जर्नी आपने कैसे शुरू की, ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो वो भी हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छा लगेगा। श्रीवारी की शुरुआत हमने 2019 में की थी और इसकी जो प्लानिंग हुई थी 2014 में हुई थी प्लानिंग हमारी कि ये बिजनेस हमको मॉडल का जो फूड प्रोसेसिंग का यूनिट हमको लगाना है मैन्युफैक्चरिंग में। और 2014 में हमने ब्रांड को रजिस्ट्रेशन किया श्रीवारी नाम से। और 2014 से 2019 तक हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च किया प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी पे कि कहाँ कहाँ पे गैप है क्वालिटी का और कहाँ से हम लोग इसको एक अच्छी क्वालिटी मार्केट को दे सके और उसमें एक प्रॉफिटेबल और मतलब डिसेंट बिजनेस बना सके इसको। तो हमारे एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग श्रीवारी का नाम मतलब सिर्फ क्वालिटी से पहचाना जाए, ना कि एक हमने एक बिजनेस कर लिया, मॉडल बना लिया या सिर्फ नंबर्स दे दिया, या वैसा नहीं। हमारा ब्रांड होना चाहिए कि सिर्फ क्वालिटी पे फोकस है हमारा। सो हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किया। 5 साल की रिसर्च के बाद में हमने एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाया जो कि आने वाले सालों में भी काफ़ी रेंज है जो आने वाली है। सो हमने शुरुआत की पहले 2019 में हल्दी मिर्ची धनिया से, फिर उसके बाद में हमने लॉन्च किया मसाले, जो ब्लेंडेड मसाले होते हैं, गरम मसाले, सांबर मसाले वगैरह। उसके बाद में हमने लॉन्च किया आटा, जो कि चक्की फ्रेश आटा, जो आज हमारे पुराने ट्रेडिशनली ग्राइंडेड आटा जो होता है ट्रेडिशनल, जो हमारे पुराने जमाने में पहले हम लोग ग्राइंड करते थे, आज सभी लोग पैक्ड फूड ले रहे हैं। तो पता नहीं होता कि उनके प्रिजर्वेटिव किसी में किस कंपनी में क्या मिला हुआ है, क्या बेसिकली क्या है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव एडेड। सो हम लोग, हमारा बेसिकली यही है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी उत्तम क्वालिटी का दो फूड प्रोडक्ट्स हम लोग दे श्रीवारी में। बिल्कुल। तो नारायण जी, मैं समझ गया आपके बिजनेस को। मेरे को बताइए सर, 2 बिजनेसेस आपके हैं, एक तो चक्की आटा है, दूसरा आपके पास स्पाइसेस है। तो एज ऑफ FY23 स्पाइसेस का कितना परसेंटेज होगा आपके रेवेन्यू में और चक्की आटा का परसेंटेज कितना होगा? और आपका जो बिजनेस मॉडल है, यानी एक तो मेरे ख्याल से D2C मॉडल है और एक B2B मॉडल है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको दे दीजिए। सर, हमने जब शुरुआत की तो वी स्टार्टेड विद ये B2B के मॉडल से स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग आगे जाके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट D2C में दें, ताकि कंज्यूमर को हम लोग फ्रेश प्रोडक्ट डिलीवरी कर सके। सो हमने D2C का भी हमने प्लान किया पैरेलली फर्स्ट, बट टेक ऑफ करने के लिए हमने B2B का मॉडल का सहारा लिया, ताकि जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं उन लोगों को हम लोग पिच कर सके और तो कंज्यूमर से आसानी से पहुंच जाएंगे। एक बार हम लोग ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे तो D2C में हमारे लिए काफी आसानी होती है कि हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर को फोकस कर सके। सो हमने शुरुआत की B2B से, तो 70% ऑफ द मार्केट शेयर इज हमारा अभी B2B है हमारा सेगमेंट में। ठीक। और 30% पे हमने D2C पे चल रहे हैं। जो आगे आने वाले कुछ सालों में हमारा फोकस है कि दोनों का रेशियो 50-50 रहेगा। हमारा ज्यादा फोकस B2B पे, D2C पे हमारा ज्यादा फोकस, ताकि ये एक प्रॉफिटेबल एज वेल एज क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दिया कि कंज्यूमर को फ्रेश प्रोडक्ट पहुंचे। बिल्कुल। नारायण जी, अगर मैं आपको पूछूं कि ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी स्पाइसेस मार्केट में कितनी बड़ी है, लाइक आप काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आपने अभी B2B मॉडल एस्टेब्लिश किया है, B2C में भी आप जाना चाहते हो, तो ओवरऑल जो स्पाइसेस मार्केट है इंडिया में, ब्रांडेड स्पाइसेस मार्केट्स में आपने कहा कि क्वालिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरह की ये मार्केट अगले 2-3 साल में आपका क्या अनुमान है, कितना ग्रोथ हम देख सकते हैं यहाँ पे? क्या डबल डिजिट ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? जी सर, मार्केट साइज की बात करें तो मार्केट इज बहुत काफी बड़ा मार्केट है। आप सिर्फ अगर हैदराबाद की स्टडी लेंगे तो यहाँ पे साल का जो आटा बिकता है, जो पैक्ड में होता है, सिर्फ अनऑर्गेनाइज की बात नहीं करो, जो लूज होता है, सिर्फ पैक्ड का सेगमेंट है, 1500 करोड़ का आटे का सेल होता है यहाँ पे साल का। जो पैक्ड वाला, जो काफी ब्रांड्स आते हैं, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, उन सब का मिलाएंगे तो आप
सिर्फ हैदराबाद की बात बोल रहा हूँ जिसमें मैंने, और स्पाइसेस की बात, स्पाइसेस भी काफी बड़ा मार्केट है, कम से कम 2000 करोड़ की मार्केट है यहाँ पे तेलंगाना में। सो हमारा फोकस है कि ये 2000 की मार्केट को हम लोग कहाँ तक हम लोग करेंगे, इसका समय पे आगे ग्रोथ तो काफी अच्छा रहेगा और पोटेंशियल काफी बड़ी है इसमें। ओके नारायण जी, थोड़ा सा कस्टमर बेस के बारे में बताइए। आपने बोला कि 70% B2B बिजनेस से आता है, 30% B2C आता है। तो B2B बिजनेस में आप अपना जो प्रोडक्ट्स है जैसे स्पाइसेस है, चक्की आटा है, ये किस किस कस्टमर्स को आप देते हो? अगर आप कोई नाम शेयर कर सकते हो या एटलीस्ट आप हमको बता दें कि ऐसे कितने आपके एक्टिव कस्टमर्स है जो B2B सेगमेंट में आप सप्लाई करते हो? सर मेजरली हमारे पास जितने भी ट्रेडिशनल रिटेलर्स है, काफी बड़े बड़े रिटेलर्स है, सारे हैं। अभी आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ जो प्रेस्टिजियस जो बड़े नेटवर्क हैं वो भी ऑन बोर्ड आ चुके हैं। जैसे कि आप लेंगे विजेता सुपरमार्केट है, उनके चेन है, तो 65 सुपरमार्केट्स है, बालाजी ग्रैंड बाजार है, तो काफी का बड़ी बड़े मार्केट, और आगे काफी जो बड़े अभी पेंडिंग है, जो मतलब ऑन टेबल है, अबाउट टू क्लोज है, कि कुछ बड़े जैसे डी मार्ट हो है। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। नारायण जी, मेरे को एक बात बताइए, हमारे बिजनेस में प्राइसिंग जो होता है प्रोडक्ट का, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये प्राइसिंग हर महीना डिसाइड होता है या मान लीजिए ये एवरी क्वार्टर की प्राइसिंग कस्टमर्स के साथ, B2B कस्टमर्स के साथ फाइनल होती है? अगर मान लीजिए स्पाइसेस का रॉ मटेरियल यानी बेसिक कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आपके सेलिंग प्राइस में किस प्रकार का रिवीजन कितना जल्दी आता है? यानी इसमें कोई फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, जैसे भाव बढ़ेगा वैसे आप एडजस्ट करके अपने सेलिंग प्राइस एडजस्ट करके B2B कस्टमर्स को सप्लाई करते हो? तो सेलिंग प्राइस फाइनली ये प्रोडक्ट्स को हम कैसे फाइनलाइज करते हैं, इसके बारे में बताइए। सर प्रोडक्ट फाइनेंस जैसे क्या होता है, टॉप जो भी ब्रांड्स होते हैं उनके एक फिक्स प्राइसिंग का पैटर्न है, फिक्स प्राइसिंग का होते हुए भी लेकिन हमको फ्लेक्सिबिलिटी काफी बड़ी रखनी पड़ती है कि प्राइस तुरंत चेंज करना पड़ता है हमारा। जैसा एवरी वीक भी चेंज होता है। जैसे आप अगर फर्ज करोगे लास्ट 1 मंथ में हल्दी का जो प्राइस बढ़ा हुआ है सीधा ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो हम लोग उसको पुराने, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होता है, फिक्स्ड प्राइस फॉर्मेट नहीं होता है, रिवीजन होता है, बहुत फास्ट प्राइस रिवीजन होता है। पिछले 2 साल में काफी कुछ तेजी आई है, तो हम लोग उसको जैसे ही आती है तो हम लोग मैक्सिमम 1 वीक का हम लोग रखते हैं उसको। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 45 डेज का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं ताकि ये प्राइसिंग की हमको तकलीफ ना हो, जो हमारे एग्जीक्यूटिव कस्टमर को थोड़ा सा हम लोग बेनिफिट पास ऑन कर सके और हमारे पास एक मटेरियल स्टॉक में अच्छी रेट में रहे हमारे पास, ताकि हम लोग कम्पीट कर सके बड़े ब्रांड से। अच्छा नारायण जी, एक बात बताइए, हमारे जो B2B जो कस्टमर्स है इनको हम कितने SKUs प्रोवाइड करते हैं, और हमारा जो बेसिकली जो क्वांटिटी होती है या डिपेंडिंग सप्लाई होता है, ये B2B कस्टमर्स के साथ एक ईयरली अरेंजमेंट होता है या डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई वो आपको ऑर्डर देते हैं और उसके हिसाब से आप सप्लाई करते हो? और दूसरा सवाल है कि साल में आप कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हो? यानी स्पाइसेस में भी काफी वैरायटीज है, तो R&D इसके ऊपर भी चलती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सर देखिए, प्रोडक्ट का लॉन्च का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर प्रोडक्ट सही टाइम में एक सक्सेस होने के बाद में ही दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करें। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखेंगे, एक प्रोडक्ट चला एक नहीं चला, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे ब्रांड के नीचे कोई प्रोडक्ट फेल हो। सो हम लोग जब तक एक प्रोडक्ट का प्लेसमेंट, देखिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मिनिमम 6 मंथ लगता है कि हर जगह पेनिट्रेट हो, रिटेल में जाए, सब जगह हर सेगमेंट में पहुंचे और बराबर कस्टमर का रिव्यू आए। तो इसको कम से कम लगता है 2 क्वार्टर लगता है कि हमको रिव्यू मिलने के लिए कि कैसा लगा प्रोडक्ट, इसका कैसा रिस्पॉन्स है। उसके बाद में हम लोग कम से कम 9 मंथ्स लेते हैं कि दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कम से कम। एंड हमारे पास आगे की प्लानिंग है, अगले 5 साल की प्लानिंग है कि हम लोग एवरी ईयर ऑन ईयर में कितने प्रोडक्ट लाएंगे, कहाँ से कैसे लाएंगे और कब लॉन्च करेंगे, इनका सबका हमने पूरा बना के रखा है प्रोजेक्ट। अभी फिलहाल इनफैक्ट नारायण जी, मेरे को एक थोड़ा आइडिया दे दीजिए, ये स्पाइसेस में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम ज्यादा मार्केट करते हैं? यानी अभी आपने हल्दी बोली, आपने दूसरे प्रोडक्ट्स बोले, तो इन स्पाइसेस बास्केट व्हिच आर द प्रोडक्ट्स वेयर यू आर एक्टिवली सेलिंग टू द B2B कस्टमर्स? जी, जैसे होता है हल्दी, मिर्ची, धनिया होता है, इनके सभी पैक साइज अवेलेबल है, जो हम लोग मतलब C क्लास से लेके टॉप क्लास तक के लिए हम लोग टारगेट करते हैं। तो 5 रुपए के पाउच से लेके आपको आधा किलो का मिर्ची का पाउच, सारे पाउचेस मिलेंगे, जिसमें 5 डिफरेंट SKU होते हैं एक प्रोडक्ट में। जैसे हल्दी में हो गए तो 5 SKU रहेंगे, अलग अलग साइजेस के रहेंगे। सो हमने क्या किया, हर सेगमेंट के कस्टमर को टारगेट करने के लिए सारे साइजेस हमारे ब्रांड में अवेलेबल है। जैसे 5 रुपए से लेके आपको आधा किलो तक का सारा मिलेगा पैकेजेस, जिसमें हल्दी है, मिर्ची है, धनिया, ये 3 प्रोडक्ट प्राइम प्रोडक्ट है। उसके बाद में 4 मसाले हमारे, उनके भी अलग अलग साइजेस होते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम और 5 रुपए।
ये तीनों इसके SKUs है। अभी आटा आ गया, जैसे आटा में 2 वेरिएंट है हमारे पास, एक तो है प्रीमियम शरबती जो एक प्रॉपर शरबती आटा होता है हमारा, और दूसरा होता है रेगुलर आटा जो चक्की आटा, चक्की फ्रेश आटा होता है। तो इन दोनों के भी 5 किलो और 10 किलो, ताकि हर कंज्यूमर को हम लोग टारगेट कर सके। तो सारे SKUs हम लोग अवेलेबल रखते हैं। 5 किलो 10 किलो आटा में हमारे SKUs। नहीं, समझ गया। इनफैक्ट काफी अच्छी तरह से आपने बताया नारायण जी। अभी नारायण जी मेरे को बताइए कि हमारा जो बिजनेस है स्पाइसेस मार्केट और चक्की आटा मार्केट, इसमें किस लेवल का कंपटीशन हमको फेस करना पड़ता है? क्या हमारा जो ओवरऑल मार्केट है इसमें करीबन कितने कॉम्पिटिटर्स आपके नियर बाय होंगे, जो लिस्टेड स्पेस, अनलिस्टेड स्पेस? क्योंकि अभी तो चक्की आटा तो प्रोडक्ट काफी वेल पॉपुलर है, बट स्पाइसेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो इस फील्ड में आपके कौन से नियर बाय कॉम्पिटिटर्स होंगे जो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है? इसके बारे में आप कोई जानकारी हमको दे सकेगी? देखिए, लिस्टेड में हमारे पास जैसे समझ लीजिए आप ITC के आशीर्वाद आता है यहाँ ब्रांड लोकल में, और एवरेस्ट मसाले हैं, ईस्टर्न मसाला है, आची मसाला है, काफी ब्रांड्स हैं जो लिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस में हैं। आई थिंक लिस्टेड में शायद कोई एक ITC के अलावा कोई लिस्टेड नहीं है इस स्पेस में। इस स्पेस में काफी जगह है लिस्टिंग के लिए। सो ये समझ सकते हैं कि आप इंडिया में कुछ 4 या 5 ब्रांड ही लिस्टेड होंगे इसमें, इस स्पेस में। तो हमने ये देखा कि एक कैपिटल मार्केट में एंटर करके एक प्रेस्टिजियस हम लोग एक ब्रांड बना सकते हैं इसको। अगर आप देखोगे ये अपना क्या बोलते हैं, अपना शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इट विल बी अट्रैक्ट टू द कस्टमर्स, क्योंकि इस स्पेस में काफी कम लिस्टेड कंपनीज है। बाकी आपको जो भी लगे, अनलिस्टेड कंपनीज इसमें ज्यादा रहेंगी इसमें। बिल्कुल। मेरे को बताइए नारायण जी, मैं समझ गया कि लिस्टेड स्पेस में बहुत कम कंपनियां हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और दूसरों कंपनी की क्वालिटी में एक्चुअली क्या फर्क? देखिए, आपने कंपनी अभी इतनी तरह से मेहनत से बढ़ाई है, नाम ब्रांड भी काफी वेल एस्टेब्लिश है। तो अगर मैं बताऊं कि श्रीवरी और दूसरे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग क्या है, यानी हमारे तरफ से कस्टमर को सबसे बेहतरीन क्वालिटी मिलती है, अच्छा प्राइस मिलता है, तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपके और दूसरों के प्रोडक्ट्स में क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, और ये आप जैसे ब्रांड लोगे तो लोकल ब्रांड जो काफी होते हैं, जो क्वालिटी पे को फोकस ही नहीं रहता, उनका फिर फोकस होता है कि कितना क्वांटिटी बेचना है। हम उनका टारगेट होता है कि हमको इतना बेचना होता। हम लोग ऐसा कोई टारगेट नहीं बनाते कि हमको इतना बेचना होता। हम लोग एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव है श्रीवारी में कि हमको सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी अच्छी प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं मार्केट को। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता बेच रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारे पास इन हाउस लैब है जो कि हर मटेरियल को टेस्ट करती है। पहले हमारा प्रोसेस कैसे होता है, रॉ मटेरियल को हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके बाद में उसको ग्राइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं, उसके बाद फिनिश होने के बाद फिर से एक बार टेस्ट होता है कि फाइनल क्वालिटी चेक कि मार्केट में ये परफेक्ट जाने के लायक रेडी है। और हमारे एक पैरामीटर सेट है। हमने ट्रेडिशनली पहले से प्लान, मतलब ये रिसर्च किया है ग्राउंड लेवल पे कि कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट उत्तम जो सबसे बेस्ट होता है। जैसे पुराने ट्रेडिशनली हम लोग एक जमाने में ये समझिए कि गेहूं लेके पिसाते थे हम लोग, जाके चक्की में, जो पास की ट्रेडिशनल चक्की होती पिसाते थे। बट आज ये पता नहीं है किसी को कि कौन सा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, आपको भी आइडिया नहीं रहेगा। ये सिर्फ आप एक ब्रांड देख रहे हैं, आप पैक ले रहे हैं, बस। इसमें क्वालिटी में काफी बड़ा गैप है। ये बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि क्वालिटी प्रोडक्ट, और ये क्वालिटी में गैप है, इसीलिए हमने इसको काफी एग्रेसिव काम कर रहे हैं इसमें। और हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट द बेस्ट ऑफ द आउट ऑफ द इंडस्ट्री रहेगा सारा। आप जैसे हल्दी में ले लोगे, हल्दी में कैसा होता है, कर्क्यूमिन एक कंटेंट होता है जो केमिकल कंटेंट होता है, जिसके लिए हल्दी जानी जाती है, एंटीबायोटिक बोलते हैं हल्दी को। सो कर्क्यूमिन जो है हम इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रखते हैं, जिसका हम लोग 3.5% मेंटेन करते हैं। जनरल इंडस्ट्री का 2.5 से 3 तक होता है, वी आर मेंटेनिंग अबव 3.5। तो ये पैरामीटर्स हमने सेट करके क्वालिटी के, ताकि हम लोग अच्छा प्रोडक्ट दे सके मार्केट को। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया नारायण जी। नारायण जी, अभी फाइनेंशियल्स पे आते हैं। मैं देख रहा था आपका लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस, जहां पे करीबन 35 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी हुई है, मार्जिन्स भी अच्छा इंप्रूव हो चुके हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो हमको बताइए, ये साल एक्चुअली इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, इसकी वजह क्या है? आई मीन बिजनेस तो बड़ा है, बट इसके बाद और कुछ क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स या कॉस्ट इंप्रूवमेंट्स आपने किए, तो एनी स्पेसिफिक रीजंस व्हाई परफॉर्मेंस हैज बीन रियली गुड? क्योंकि मार्च 23 के नंबर्स देखने के बाद काफी दमदार परफॉर्मेंस आपका दिख रहा है। तो थोड़ा सा हमको बताइए कि नंबर्स अच्छे आने की रीजन क्या है? सर, अच्छे आने की रीजन ये, एक तो हम लोग कंसिस्टेंटली क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और हमारा रिटेंशन ऑफ कस्टमर इज वेरी हाई। हमारे पास जो रिटेलर और कंज्यूमर आ रहा है, उनका रिपीट ऑर्डर्स हो या रिटेंशन ऑफ द सेम सेट ऑफ जो रिटेलर्स होते हैं,
उनको हम लोग बनाए रखने के लिए हम लोग काफी कुछ स्कीम चलाते हैं ताकि उनको अट्रैक्ट कर सकें, उनको एक लॉन्ग टर्म का हम लोग देते हैं बेट की आप हमारे साथ बने रहें, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते रहें और अच्छा आप लोग प्रॉफिट कमाते रहें। दूसरी चीज है रेवेन्यू का ग्रोथ जो रहेगा, ये हमने आटा लॉन्च किया था इस साल 2022 में अक्टूबर में हमने लॉन्च किया था, उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू काफी अच्छा रहा और आगे काफी अच्छा रहेगा। जो आटे का एक्सेप्टेंस है हमारे मार्केट में काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन आटे के सेगमेंट में वी डोंट हैव मच कंपटीशन, सिर्फ एक ही ब्रांड कंपटीशन में। सो हमारे लिए इतना टफ नहीं है कि आटे को हम लोग रेवेन्यू को काफी बड़ा लेके जा सके आगे। अच्छा नारायण जी, मेरे को एक बात बताइए, हमारे बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ इंपॉर्टेंट होता है या प्राइसिंग इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये स्पाइसेस प्रोडक्ट्स छोटे पैकेट्स में, बड़े पैकेट्स में आप B2B कस्टमर को बेचते हो, B2C करते हो, तो मोटा मोटी मेरे को आउटलुक जो इबिटा मार्जिन्स का है, मार्जिन्स तो आपके इस साल काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं, तो पहला सवाल सर, मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाओगे आने वाले 1-2 सालों में, होपफुली, अगर आपके रॉ मटेरियल के खर्चे मेंटेन होते हैं? और दूसरा, क्या वॉल्यूम ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वैल्यू ग्रोथ? आप समझ गए, यानी बेसिकली प्राइस इंक्रीज इतना ज्यादा से नहीं आए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होता है, तो ये मेरा समझना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल। आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ, देखिए हर कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कि ग्रोथ करते रहे। कोई कंपनी अगर आप रुकिए, मतलब आप किस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो देखिए मार्केट इतना बड़ा है कि साइज बहुत बड़ी है। आज हमारे लिए बोलना ये नहीं है कि हमारा वॉल्यूम ग्रोथ स्लो रहेगा, क्योंकि काफी बड़ी मार्केट ओपन पड़ी है ज्योग्राफिकली ग्रो करने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ आंध्रा और तेलंगाना में, हमारा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग काम कर, हैदराबाद सिटी में काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अभी स्पेस में काफी खुला पड़ा हुआ है मैदान की, हम लोग काफी काम कर सके, तो ग्रोथ तो बेशक रहेगी। जैसे जैसे हमारी अच्छी टीम बनती रहेगी, हमारी ग्रोथ होती रहेगी। तो प्रोडक्ट को प्राइसिंग से इससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ता है, हमारा फर्क पड़ता है कि पेनिट्रेशन हम लोग कितना करेंगे, कितना फैलाएंगे इसको ज्योग्राफिकली, उस पे हमारी ग्रोथ तो मतलब काफी ग्रोथ रहेगी, हम लोग बोल सकते हैं इसका। आप मेरे को बताइए कि सर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, और हम लोग कोई नया कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे हैं, या ज्यादातर हमको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है? हमारा ज्यादातर बिजनेस मॉडल ओपेक्स ड्रिवन है, इसमें ज्यादा कैपेक्स की जरूरत लगती नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए वर्किंग कैपिटल का ऐसा होता है कि अभी फिलहाल हमारा ये जैसे हल्दी मिर्ची धनिया के स्पेस में हम लोग ऑलमोस्ट 70% यूटिलाइजेशन पे हैं अभी फिलहाल। आटे का हम लोग 50% यूटिलाइजेशन पे है, तो अभी काफी एक्सपेंशन के लिए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की, मतलब इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कैपेक्स की अपने को। हमारा फोकस रहेगा वर्किंग कैपिटल पे और ज्योग्राफिकली ग्रो करने के लिए। नए जैसे बड़े रिटेलर्स, बड़े चेन्स, रिटेल आउटलेट्स आ रहे हैं हमारे, तो उनको हम लोग फोकस करने के लिए ये हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट यही करेंगे कि इसका एक्सपेंशन ज्योग्राफिकली हम लोग वर्किंग कैपिटल में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे इसका। ठीक है। नारायण जी, अभी आपके कंपनी के आईपीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल हमको बताइए। हालांकि ये सारे डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अगर आप हमको आपके फोर्थकमिंग आईपीओ के बारे में बताएंगे, कितना बड़ा आईपीओ है, कौन से प्राइस पे आप आ रहे हो, और ऑब्जेक्टिव इस आईपीओ का क्या है? सर इसके ऑब्जेक्टिव देखिए मेजरली फोकस है कि एक क्या होता है, एक ब्रांड का जो वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू होता है, वैल्यू क्रिएशन ब्रांड का होता है। लिस्टेड स्पेस में क्या होता है, एक अगर कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस में, उसकी ब्रांड इमेज अलग रहेगी। सो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं भी हम लोग अगर जाते हैं तो उसको एक वैल्यू मिलती है कि इसे लिस्टेड स्पेस में कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दे आर डूइंग एग्रेसिवली। नहीं बिल्कुल, लेकिन साइज ऑफ द आईपीओ आप जरा हमको बताइए। व्हाट इज द साइज ऑफ द आईपीओ, कितना प्राइस आपने फाइनलाइज किया है? सर शायद ये 21,42,000 शेयर का आईपीओ है, जो कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं। तो वो तो आपको सारा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा, इसमें अपना आरएचपी में आपको या एनएससी के साइट पे भी मिल जाएगा सारा डेटा आपको। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। नारायण जी, मेरे को अभी एक बात बताइए, अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में आपने थोड़ी सी हमको जानकारी दी। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल का साइकिल कितना बड़ा होता है? हमारे लिए वर्किंग कैपिटल, अगर इन्वेंट्री की बात करें, कस्टमर्स कितने दिन में पैसा देते हैं, तो ये जो साइकिल होता है हमारे लिए वर्किंग कैपिटल का, वो कितना लंबा होता है? कितने दिन में कस्टमर हमको पैसा देता है, और कितनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स को आपको अपने गोडाउन में रखनी पड़ती है? तो देखिए बेसिकली ये धंधा जो ऐसा है, स्पाइसेस का स्पेस होता है कि इसमें क्वालिटी के काफी इश्यूज होते हैं जब हम लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने जाते हैं। सो हमको ये फोकस ये होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल एनफ मेंटेन करें। सो हम लोग क्या करते हैं, इसका रॉ मटेरियल 30 डेज का रॉ मटेरियल मेंटेन करते हैं और 15 डेज का फिनिश गुड्स में रखते हैं, ताकि हमको कहीं पर भी सप्लाई का गैप न रहे।
ये हमको इतना मेंटेन करना इंडस्ट्री में जरूरी होता है। उसके अलावा 30 डेज का जो मार्केट में क्रेडिट पीरियड हमको देना पड़ता है रिटेलर चेन्स को, जो ट्रेडिशनल रिटेल होते हैं उनको 30 डेज का साइकिल होता है जनरली। सो ऑल टुगेदर आप देखो तो 75 डेज का साइकिल होता है इसका पूरा, आपका जो इसको देखोगे। एंड होपफुली नारायण जी, एक बार ये आईपीओ होता है, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे मिलते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल का जो इशू है वो थोड़ा सा सुलझ जाएगा, यानी काफी पैसा आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, यू कैन यूज द आईपीओ मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, जिससे आपकी साइकिल और अच्छी तरह से होगी, राइट? जी। तो अभी मेरे को बताइएगा इनफैक्ट नारायण जी की बेसिकली कोविड हो चुका है, अभी नॉर्मल सी बिजनेस में आ चुकी है, अभी आने वाले 1-2 सालों के लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी लाइक श्रीवरी? ऑलरेडी देखिए B2B में ना आपने काफी अच्छा काम किया है, B2C में आप मूव कर रहे हैं, तो आने वाले 1-2 सालों में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो टॉप लाइन ग्रोथ रहेगा यानी रेवेन्यू ग्रोथ, वो कम से कम डबल डिजिट होने की उम्मीद रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी सर। हमारा ज्यादा फोकस जो है, जब कोविड के बाद में लोगों में अवेयरनेस आया है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लें, प्राइस का कोई मैटर नहीं होता। आज कंज्यूमर का बिहेवियर बदल गया है कोविड के बाद से। पहले कंज्यूमर का बिहेवियर था प्राइस पॉइंट से काफी चलता था मार्केट, आज वैसा नहीं है। आज का जो मार्केट है, आज अगर आप देखोगे कोई भी कंज्यूमर आज प्राइस देने के लिए, कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार, सब्जेक्ट टू कि उनको अच्छी क्वालिटी मिले। तो कंज्यूमर का फोकस जो है आज पूरी क्वालिटी पे, और हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं क्वालिटी पे। जो हमने पहले से R&D काफी करके रखा था, ये हमारे लिए समझे कि एड ऑन हो गया कि कोविड आ गया, और हमारे लिए ज्यादा आसान हो गई कि अच्छे प्राइस। देखिए कभी कभी क्या होता है, नए हम लोग अगर कोई कंपनी नहीं उतरती है स्पेस में तो उसको प्राइस पॉइंट नहीं मिलता है, बट हमारे लिए ये चैलेंजेस ज्यादा नहीं थे, क्योंकि कोविड की वजह से क्या हो गया, हर किसी का फोकस क्वालिटी पे था। तो इसको हम लोग, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया है कोविड। इसके अलावा ग्रोथ के लिए और रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू और प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, D2C को हम लोग बहुत काफी एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, जिनका प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई होता है उस सेगमेंट में। सो हम लोग एग्रेसिवली ग्रोथ देख रहे हैं D2C में। हमारा फोकस ज्यादा D2C में भी इसलिए हमने रखा है ताकि B2B के साथ में D2C में रेवेन्यू ग्रोथ B2B में रहेगी हमारी, D2C में जो रहेगी मार्जिन की ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी स्पेस में। तो हम लोग इसको दोनों को एक कॉम्बिनेशन रहेगा कि रेवेन्यू प्लस प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों भी आने वाले टाइम में आपको डबल डिजिट जरूर दिखेगी, अच्छी दिखेगी। नारायण जी, अभी पब्लिक इशू आपका हो रहा है, आपने बहुत अच्छी तरह से बिजनेस सेट किया है, एज अ प्रमोटर आपने बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया। अभी नए शेयर होल्डर्स आपको आपके कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तो मोटा मोटी अगले 1-2 साल में ये नए शेयर होल्डर जो आएंगे, इनको आप क्या मैसेज दोगे? आप कैसे इनको रिवॉर्ड करोगे? आई मीन आपका नजरिया क्या है कि इनको कैसे आप प्रूव करोगे कि श्रीवरी में आप पैसा लगाओगे तो इसमें डेफिनेटली इनका मुनाफा भी बनेगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी होगी? तो देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा कि एज ए शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए हर किसी का पैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरे भरोसे पे करता है कोई कंपनी में कि हमारा पैसा लगेगा तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा प्रॉफिट मुनाफा होगा। हमारा फोकस है एक तो क्वालिटी जो हमने बनाई रखी है, और रिटेलर का भरोसा हमने और कंज्यूमर का भरोसा ऑलरेडी बना के रखा है हमने मार्केट में। आज हमारा प्रोडक्ट सिर्फ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। वही भरोसा हम लोग इन्वेस्टर को भी रखेंगे, जो इनको काफी अच्छी मार्जिन से और आगे ग्रोथ अच्छी देखेगी और रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहेंगे। हम लोग यही बोलेंगे कि ये शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर को काफी अच्छी रिटर्न मिलेगी, आगे बने रहेंगे जितना आगे। इस स्पेस में जगह बहुत है सर, इसमें आप देखोगे पोटेंशियल बहुत बड़ा है मार्केट, और बहुत बड़ी मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस में। प्रोडक्ट लाइन काफी आगे बढ़ी है, सो हम लोग काफी अच्छी ग्रोथ लेंगे और इन्वेस्टर बने रहेंगे तो उनको काफी अच्छा बेनिफिट भी होगा। बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से आपने समझा है। नारायण जी, आखिरी सवाल, हर धंधे में कोई ना कोई रिस्क होता है। आई मीन कोविड तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, लेकिन हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है? यानी अगर आप इतने सालों से बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क हमको क्या है और उसको निपटने के लिए आपके पास क्या रिस्क मिटिगेशन है? यानी इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। बिल्कुल सर, हमने जो काफी R&D करके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो निकाला है, तो हमारे को प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिस्क नहीं है। हमारा मेजर रिस्क है मैन पावर। यहाँ पे जब हमारी चैलेंजेस, हमको ये रोज एक चैलेंज खड़ी होती है कि क्वालिटी मैन पावर, जो सेल्स, देखिए हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जो लेके जाने वाला होता है सेल्स वाले होते हैं, जो सेल्स टीम होती है,
वो टीम अगर प्रॉपर पिच ना करे, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क खड़ा होता है। सो हमारे लिए कि सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में अच्छा मैन पावर प्रोक्योर करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए इस इंडस्ट्री में। तो हम लोग फिर भी फोकस करते हैं कि काफी बड़ी कंपनी, एफएमसीजी कंपनीज के बंदों को हम लोग अपॉइंट करें, सेल्स वालों को अपॉइंट करें, जैसे अच्छे मैनेजर्स को लाएं और उनसे काम करवाएं। अच्छा प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बस एक ही हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम होता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ सही टीम, ये एक हमारे लिए रिस्क दिखता है हमको। हम लोग उस पर काफी काम कर रहे हैं। हमारा फ्रीक्वेंसी काफी स्पीड अप बहुत है कि हम लोग अच्छे मैनपावर को जल्दी जल्दी लाएं, और अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम लोग फास्ट रिप्लेस करते हैं इसको। सो हमारे लिए सिर्फ चैलेंज दिखता है, मैनपावर चैलेंज दिखता है हमारे पास ज्यादा। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से नारायण जी आपने हमको आपकी कंपनी के बारे में बताया, तो थैंक यू वेरी मच। आपको, आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस और आपके आईपीओ के लिए भी बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अविनाश जी। धन्यवाद।